पिछले समय में जब पार्टी टूट गई थी, इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हो गई, तो अशोक अरोड़ा इनेलो छोड़कर चले गए कांग्रेस के अंदर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते बने हुए हैं। थानेसर से चुनाव लड़े थे, 842 वोट से चुनाव हार गए थे। कुरुक्षेत्र की धरती एक तो ज़्यादातर बाहर के प्रत्याशियों को अपना नुमाइंदा बना लेती है, यानी कि सबको अपना मान लेती है, और दूसरा आप ये मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र वैसे तो जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है। जाट मेजॉरिटी वहाँ मतदाता जाटों के सबसे ज़्यादा हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में, लेकिन आज तक कभी वहाँ से जाट कोई सांसद नहीं बना। 90 है इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं एक अपने नियमित कार्यक्रम जिलेवार हरियाणा, यानी कि हरियाणा के 22 जिलों में राजनीतिक माहौल कैसा है, 2019 में क्या माहौल था, 2024 में क्या हो सकता है, 2014 में क्या हुआ था, इन सब पर आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट के हिसाब से अभी तक मैं आपसे बात कर चुका हूं हरियाणा के जिले अंबाला के बारे में, भिवानी के बारे में, चरखी दादरी के बारे में, फरीदाबाद और फतेहाबाद के बारे में, जींद के बारे में, करनाल और कैथल के बारे में। आज आपसे बात करूंगा कुरुक्षेत्र के बारे में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, वो कुरुक्षेत्र जो साक्षी रहा दुनिया के सबसे बड़े उस युद्ध का जो अपनों में हुआ था, वो युद्ध जो कि अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक माना गया, वो युद्ध की जो अभिमान पर स्वाभिमान की विजय का प्रतीक माना गया, वो युद्ध जिसके अंदर कि भगवान श्री कृष्ण खुद सारथी बने थे अर्जुन के, यानी कि दुनिया को चलाने वाले ने रथ हाँका था अर्जुन का और अर्जुन उनके सखा थे। मैं आपसे बात करने चला हूँ उसी कुरुक्षेत्र के बारे में। वो कुरुक्षेत्र जिसने हमेशा से एक नया संदेश दिया है, न केवल हरियाणा को बल्कि पूरी सृष्टि को, पूरी धरती को। कुरुक्षेत्र जहाँ पर कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। वो कुरुक्षेत्र जहां 2004 और 2009 में अगर सांसद कांग्रेस के बने तो सरकार कांग्रेस की बनी। वो कुरुक्षेत्र जहां 1996 में अगर सांसद हरियाणा विकास पार्टी के बने तो सरकार भी फिर हरियाणा विकास पार्टी के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की बनी, केंद्र के अंदर भी। यानी कि मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र ने हमेशा एक दिशा दी है, हमेशा एक संकेत दिया है राजनीति के बदलाव का भी। और कुरुक्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है कि जहां से देश की राजनीति को भी एक नई दिशा मिली, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो आज मैं आपसे बात करने चला हूं उसी कुरुक्षेत्र के बारे में। मैंने कल आपसे बात की थी कैथल की, क्योंकि कैथल भी कुरुक्षेत्र लोकसभा का हिस्सा है। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कुरुक्षेत्र की, क्योंकि कुरुक्षेत्र खुद एक लोकसभा क्षेत्र है। हालांकि कुरुक्षेत्र के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है, लेकिन लोकसभा जो सीट बनी हुई है वो कुरुक्षेत्र के नाम से बनी हुई है। इस कुरुक्षेत्र से अगर बात करें तो 2019 के चुनाव में नायब सिंह सैनी चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और उन्होंने चुनाव में हराया था निर्मल सिंह को। निर्मल सिंह चुनाव हारे थे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, इस लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को वोट मिले थे 6,88,629, यानी कि 50% से भी ज़्यादा वोट लिए थे। 55.98%, 56% वोट लिए थे अकेले नायब सिंह सैनी ने। और उनके मुकाबले जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 3,04,038 वोट मिले थे उनको। निर्मल सिंह इस समय कांग्रेस छोड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और जो तीसरे प्रत्याशी नंबर पर रहे थे वो बीएसपी के थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिली थी मात्र 75,625, तीसरे स्थान पर रह गए थे बीएसपी के प्रत्याशी। और अगर बात करें यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल की, जो कभी बहुत प्रभावी हुआ करता था इंडियन नेशनल लोकदल, तो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र थे अर्जुन चौटाला, और अर्जुन सिंह चौटाला रह गए थे यहाँ पर 5वें स्थान पर। अर्जुन सिंह चौटाला को उस चुनाव के अंदर, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,679 वोट मिले। और इससे ऊपर चली गई थी जननायक जनता पार्टी, जिसके प्रत्याशी थे जय भगवान शर्मा, डीडी के नाम से मशहूर हैं, और उनको वोट मिले थे 68,513।
तो ये चुनाव परिणाम था 2019 के चुनाव का, जिसके अंदर की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अकेले 56% वोट ली और 44% वोट के अंदर तमाम प्रत्याशी सिमट गए, लगभग 18 प्रत्याशी जो बाकी थे। तो इस तरह से मान लीजिए कि एक तरफा जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की 2019 के चुनाव में। और अगर 2019 के चुनाव से पहले चले 2014 के चुनाव में आए, तो 2014 के चुनाव में भी कुरुक्षेत्र से जो सांसद बने थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी साहब ने बलवीर सैनी को हराया था। बलवीर सैनी उस चुनाव में 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी रहते बलवीर सैनी को राजकुमार सैनी ने लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया था। और उसके बाद में राजकुमार सैनी धीरे धीरे बागी हो गए थे भारतीय जनता पार्टी से। जाट आंदोलन चला तो उस समय वो नॉन जाट का नारा लेकर के मैदान में कूद गए, अपनी पार्टी बनाई और इस समय तक अपनी पार्टी चला रहे हैं राजकुमार सैनी। पूरे हरियाणा में घूमते हैं, मुख्यमंत्री का स्वप्न पाले हुए कि एक दिन उनकी भी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ना खुद चुनाव जीत पाए ना अपने किसी प्रत्याशी को जिता पाए। तो 2014 में ये हुआ था। उससे अगर पहले चलते हैं 2004 के अंदर और 2009 में, तो इन दोनों चुनावों को जीते थे नवीन जिंदल। नवीन जिंदल ने एक चुनाव में हराया था अभय सिंह चौटाला को और एक चुनाव में हराया था अशोक अरोड़ा को। उससे पहले की बात अगर कर लें, 2004 और 2009 से पहले की बात अगर कर लें, तो फिर वहां से कैलाशो सैनी 2 बार सांसद रही, एक बार तारा सिंह सांसद रहे, एक बार ओपी जिंदल साहब सांसद रहे 1996 के चुनाव में। तो मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र की धरती एक तो ज़्यादातर बाहर के प्रत्याशियों को अपना नुमाइंदा बना लेती है, यानी कि सबको अपना मान लेती है, और दूसरा आप ये मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र वैसे तो जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है। जाट मेजॉरिटी वहाँ मतदाता जाटों के सबसे ज़्यादा हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में, लेकिन आज तक कभी वहाँ से जाट कोई सांसद नहीं बना। आप ये मानिए कि किस प्रकार का कुरुक्षेत्र का प्रभाव है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उसके बाद अभय सिंह चौटाला और उससे पहले चौधरी देवीलाल हमेशा चाहते रहे कि कभी यहाँ पर उनका भी प्रत्याशी जीत जाए, और इसी चाह के अंदर अभय सिंह चौटाला खुद भी चुनाव लड़े और अपने पुत्र अर्जुन सिंह चौटाला को भी चुनाव लड़ाया, लेकिन बात नहीं बनी। अब अगर 2024 के चुनाव की बात करें, लोकसभा को लेकर चलें, तो आप मान लीजिए कि 2024 के लोकसभा के लिए अभी से एक बात चल रही है कुरुक्षेत्र के अंदर। लोग ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के लोग नवीन जिंदल को फिर चाह रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि नवीन जिंदल पर तय करेगा कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। मान लीजिए कि पार्टी वहाँ फैक्टर गौण हो गया और एक नेता बड़ा हो गया, यानी कि नवीन जिंदल के नाम पर वहाँ का चुनाव प्रभावी हो सकता है। हालांकि पता तब चलेगा जब प्रत्याशी सामने आ जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मतदाता ये कहते जरूर हैं कि अगर नवीन जिंदल आते हैं तो उस स्थिति में चुनाव कुछ और होगा। और माना तो ये भी जाता है कि दोनों पार्टियां, हालांकि नवीन जिंदल इस समय राजनीतिक रूप से सक्रिय तो नहीं है, लेकिन बने कांग्रेस में ही हुए हैं। कांग्रेस उन्होंने विधिवत रूप से आज तक छोड़ी नहीं। और मान लीजिए कि अगर वो कांग्रेस से प्रत्याशी होते हैं तो फिर वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी बहुत हैवी रहेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं तो फिर क्योंकि बात चल रही है नवीन जिंदल की, तो बीजेपी प्रत्याशी बहुत हैवी रहेगा। और अगर नवीन जिंदल चुनाव नहीं लड़ते तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, ये भी विचारणीय सवाल होगा, क्योंकि सबके फैसले तब होते हैं जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। तो ये तो बात थी वहाँ के लोकसभा की, यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 जिले आते हैं, जिसके अंदर 4 सीटें कैथल जिले की हैं, 4 सीटें कुरुक्षेत्र जिले की हैं और 1 सीट यमुनानगर जिले की है, रादौर। इसके अंदर जो 4 सीटें कैथल जिले की, हमने आपको उनके बारे में कल ही बताया था कि कैथल, कलायत, पुंडरी और गुहला। और आज हम आपसे बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं वो है पेहवा, शाहबाद, लाडवा और थानेसर। ये 4 विधानसभा सीटें हैं कुरुक्षेत्र जिले की। और अब आप आगे बढ़े, इससे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि इन विधानसभा क्षेत्रों में क्या हालात हैं और क्या हालात रह सकते हैं 2024 में और क्या हालात थे यहाँ पर 2014 के अंदर। तो कुरुक्षेत्र की सबसे पहले हम आपसे बात कर लें थानेसर विधानसभा की। तो सबसे पहले आपको चारों विधानसभाओं में बता दें कि 2019 में क्या हुआ था। शाहबाद सीट जो है कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सीट से जननायक जनता पार्टी के रामकरण काला चुनाव जीते थे। रामकरण काला को मिली थी 37,127 वोट और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार यानी कि कृष्ण बेदी को चुनाव में हराया था। वो बेदी साहब जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वजारत में वजीर थे
2014 से 2019 की सरकार के दौरान में, और जब 2019 में चुनाव हार गए तो बन गए थे वो मुख्यमंत्री के स्पेशल ओएसडी, और अब वहाँ से भी रिजाइन दे चुके हैं। और चर्चा ये है कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की और या फिर विधानसभा चुनाव की, कौन सी टिकट मिलेगी, लेकिन तैयारी चुनाव की कर रहे हैं। अगर अगली बात करें तो थानेसर विधानसभा सीट है। थानेसर विधानसभा सीट दूसरे नंबर की जो है, थानेसर से भारतीय जनता पार्टी के सुभाष सुधा चुनाव जीते थे, 842 वोटों से जीते थे मात्र, और उन्होंने हराया था कांग्रेस के कैंडिडेट थे अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा कभी इंडियन नेशनल लोकदल में रहे हैं, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, हरियाणा के परिवहन मंत्री रहे हैं। और जब पिछले समय में जब पार्टी टूट गई थी, इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हो गई, तो अशोक अरोड़ा इनेलो छोड़कर चले गए कांग्रेस के अंदर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते बने हुए हैं। थानेसर से चुनाव लड़े थे, 842 वोट से चुनाव हार गए थे। अगले चुनाव में क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, बताएंगे आपको। और अगली बात करें तो पेहवा विधानसभा सीट की बात कर लें। पेहवा से विधायक हैं संदीप सिंह, आजकल सरकार में खेल मंत्री हैं और आरोपों से घिरे रहते हैं हमेशा। उन पर सबसे बड़ा आरोप तो वो जो जूनियर कोच वाला चल रहा है, वो उनका पीछा छोड़ता नहीं, क्योंकि संदीप सिंह एक सितारे थे, स्टार प्रचारक थे, स्टार कैंडिडेट थे, तो वो बड़े आराम से चुनाव जीत गए थे। 5314 वोटों से उन्होंने हराया था कांग्रेस के मनदीप सिंह को। और अगर चौथी सीट की बात करें लाडवा की, तो लाडवा से कांग्रेस के मेवा सिंह चुनाव जीते थे 12637 वोट से, और उन्होंने हराया था भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर पवन सैनी को। मान लीजिए कि जो सबसे बड़ी जो जीत थी वो 37,127 वोट से शाहबाद की थी, जिन्होंने कृष्ण बेदी को चुनाव में हराया था, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं कृष्ण बेदी। और दूसरी जो हार बड़ी हुई वो लाडवा की हुई, जहां से कांग्रेस ने हराया था बीजेपी के पवन सैनी को, जो प्रदेश के महामंत्री हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी। तो इस तरीके से मान लीजिए कि जो 4 विधानसभा सीटें हैं कुरुक्षेत्र की, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जीती बीजेपी ने, सुभाष सुधा और संदीप सिंह, और 2 विधानसभा सीटों में से 1 जीती कांग्रेस ने और 1 जीती जननायक जनता पार्टी ने। 2024 में क्या हो सकता है, इसकी चर्चा आपसे साथ साथ करते हैं कि आखिर 2014 के अंदर और 2019 के अंदर चुनावी माहौल रहा कैसा था। तो आपसे अगर बात करें शाहबाद विधानसभा सीट की, तो शाहबाद विधानसभा सीट कुरुक्षेत्र जिले की, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। तभी से ही वजूद में है जब हरियाणा बना था। पहले विधानसभा चुनाव के अंदर भी ये जो शाहबाद की सीट हुआ करती थी, और इनके अंदर यानी कि शाहबाद के अंदर कांग्रेस और भाजपा बराबर चुनाव जीतते रहे हैं लगभग, यानी कि कभी कांग्रेस कभी भाजपा। 2014 के चुनाव की अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण बेदी, मैंने आपको बताया मंत्री रहे थे, कृष्ण बेदी चुनाव जीते थे, और कृष्ण बेदी ने रामकरण काला को हराया था। उस समय रामकरण काला थे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी, और उनको मात्र 562 वोट से हराया था उन्होंने, यानी कि बहुत नज़दीकी मुकाबला था। और उस नज़दीकी मुकाबले के अंदर शाहबाद के अंदर चुनाव 2014 में जीत गए थे कृष्ण कुमार बेदी, रामकरण काला हार गए थे लेकिन 562 वोट से। और उसके बाद जब अगला चुनाव आया तो उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की, रामकरण काला ने कृष्ण बेदी पर 37,000 के आसपास वोट की। तो ये शाहबाद का अगला चुनाव परिणाम भी आप ये मानकर चलिए कि शाहबाद के अंदर जो है अगला चुनाव भी रामकरण काला जीत सकते हैं। क्या जननायक जनता पार्टी की हवा चल सकती है? क्या इंडियन नेशनल लोकदल हैवी हो सकता है? ये तो सवाल कई रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि शाहबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का भी पूरा मुकाबला रहेगा। प्रत्याशी कौन सी पार्टी से आते हैं ये तो तभी तय होगा, लेकिन ये जरूर मान लीजिए कि रामकरण काला अगले प्रत्याशी भी हो सकते हैं। और अगर कृष्ण कुमार बेदी, हालांकि तैयारी तो लोकसभा की भी करते हैं, अगर उनकी लोकसभा की बात नहीं बनती तो फिर हो सकता है उनको यहीं से चुनाव लड़ना पड़ जाए विधानसभा का भी। 10 साल कैंटीन इनकम्बेंसी असर डालेगी क्या रामकरण काला, क्योंकि एक बार चुनाव जीत चुके, एक बार हार चुके, अगली बार जीतते हैं हारते हैं, बहुत सारे सवाल होंगे। और कांग्रेस यहाँ क्या करिश्मा करेगी इस पर भी निगाह होगी। तो ये तो बात थी शाहबाद विधानसभा सीट की। अगली बात आपसे करते हैं थानेसर की। थानेसर का जो विधानसभा चुनाव हुआ, पहला चुनाव 1967 में हुआ, यानी कि हरियाणा के गठन के साथ ही ये सीट भी बन गई। और अगर अब 2014 के चुनाव की बात करें तो 2014 में सुभाष सुधा यहाँ से चुनाव लड़े विधानसभा का। पहले भी लड़ते रहे थे, हारते रहे, और कभी सुभाष सुधा अशोक अरोड़ा के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। और बाद में जब राहें अलग अलग हुई
तो आप मान लीजिए कि सुभाष सुधा नगर पालिका की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। उनकी धर्मपत्नी भी वहाँ की नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन रही थानेसर की, और खुद सुभाष सुधा भी रहे। और सुभाष सुधा को 2014 के विधानसभा चुनाव में आप ये मानिए कि टिकट की उम्मीद नहीं थी। सुषमा स्वराज के निवास का एक नज़ारा हमने देखा था कि जिसके अंदर बहुत गुस्से में लाल पीले हो रहे थे सुभाष सुधा, लेकिन अंतोगत्वा उनको टिकट मिल गई थी 2014 के विधानसभा चुनाव में। और 2014 के विधानसभा चुनाव में 68,000 से ज़्यादा वोट मिले थे सुभाष सुधा को, और उन्होंने हराया था अशोक अरोड़ा को। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे, हरियाणा के परिवहन मंत्री रहे। और उस चुनाव के अंदर यानी कि 2014 के चुनाव में अशोक कुमार अरोड़ा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल में ही थे। 42,000 के लगभग वोट उनको मिले और लगभग 25,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया अशोक अरोड़ा को सुभाष सुधा ने। लेकिन जो जीत का मार्जिन था, मार्जिन ऑफ गैप था जो, वो 2019 में आते आते घट गया, और लगभग इसका कितना हिस्सा आप मानेंगे, कितना हिस्सा घटा कि 200% से ज़्यादा नीचे आ गया, और वो चुनाव जीते लगभग 500 वोट से, और वो चुनाव जीते लगभग 800 वोट से। यानी कि 2019 का चुनाव था वो सुभाष सुधा जीत तो गए अशोक अरोड़ा से। उस समय अशोक अरोड़ा कांग्रेस में आ चुके थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन बहुत नज़दीकी मुकाबले का चुनाव हुआ। और अगले चुनाव में आप मान लीजिए कि अगर दोनों की भिड़ंत होती है, क्योंकि सुभाष सुधा मुख्यमंत्री जी के भी नज़दीकी हैं, चुनाव भी वहाँ पर 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार भी अगर उनको टिकट मिलती है और अशोक अरोड़ा ही सामने होते हैं, तो मान लीजिए कि चुनाव के अंदर अब की बार अशोक अरोड़ा पिछले बदले ले लेंगे उनसे। यानी कि जो पिछले विधानसभाओं की हार थी वो उसका बदला ले लेंगे। वैसे अशोक अरोड़ा को कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए अगर नवीन जिंदल नहीं होते हैं तो फिर कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि वो लोकसभा प्रत्याशी भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल में रहते हुए वो लोकसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं। अशोक अरोड़ा की वहाँ पर लोकप्रियता भी ठीक ठाक है, चुनाव हारना जीतना बात की बातें हैं, लेकिन लोकप्रियता के लिहाज से अशोक अरोड़ा ठीक ठाक चलते हैं। तो ये तो बात हुई थानेसर की। हमने पहले आपसे शाहबाद की बात की, फिर थानेसर की बात की। अगली विधानसभा पे आपके साथ चलते हैं। तो अगली विधानसभा में आते हैं आपके पास हम लाडवा सीट को लेकर के। लाडवा का जो विधानसभा चुनाव है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2014 का जो विधानसभा चुनाव था, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे डॉक्टर पवन सैनी। डॉक्टर पवन सैनी को वोट मिले थे 42,445, और इनके मुकाबले चुनाव लड़ी थी इंडियन नेशनल लोकदल की बचन कौर। शेर सिंह बड़शामी के परिवार से हैं बचन कौर। शेर सिंह बड़शामी क्योंकि उनको सजा हो चुकी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ में जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले के मामले में, और बड़शामी साहब को सजा होने के बाद में उनकी जो परिवार से बचन कौर चुनाव लड़ी थी, बचन कौर को वोट मिली थी 39,453, और 42,000 वोट मिले थे पवन सैनी को, और लगभग 2900 वोट से चुनाव जीत गए थे पवन सैनी। हार गई थी बड़शामी जी की जो परिवार से जो महिला थी बचन कौर। शेर सिंह बड़शामी आपको बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी के बहुत नज़दीकी रहे हैं, और ओम प्रकाश चौटाला के साथ में उनको सज़ा भी हुई थी, और इस समय अब राजनीतिक तो नेपथ्य में है, लेकिन कोई नया ताना बाना जरूर बन रहे होंगे वो भी। और अगर अगली बात कर चलें तो चौथी विधानसभा सीट जो आती है, चौथी विधानसभा है पेहवा। पेहवा विधानसभा सीट से मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से जो विधायक बने संदीप सिंह 2019 के चुनाव में, और अगर 2019 से पहले 2014 की बात कर लें, 2014 के चुनाव में यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल के जसविंदर सिंह संधू चुनाव जीते थे। जसविंदर सिंह संधू बहुत नज़दीकी रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं हरियाणा के, ओम प्रकाश चौटाला परिवार के बहुत नज़दीक रहे हैं, अशोक अरोड़ा के बहुत खासे मित्र हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में वो भी साइड हो गए। जसविंदर सिंह संधू का देहावसान हो चुका है। विधानसभा चुनाव में जसविंदर सिंह संधू को उस समय चुनाव में 39,110 वोट मिले थे, और उनके मुकाबले थे बीजेपी के जय भगवान शर्मा यानी कि डीडी, उनको मिले थे 39,000 के आसपास वोट, और इस तरीके से वहां से चुनाव जीत गए थे। जसविंदर सिंह संधू हार गए थे बीजेपी के प्रत्याशी 2014 में। तो 2014 के अंदर आप मानिए कि कांग्रेस को सभी सीटों पर तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। तो 2019 के चुनाव में कांग्रेस को वहां पर 1 सीट मिल गई थी, और 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। अब जब 2024 के चुनाव की तैयारी है, तो 2024 के चुनाव को आप यूं कुछ मान के चलिए कि 2024 के अंदर कुरुक्षेत्र यानी कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, एक नई राजनीति गढ़ेगा।
कुरुक्षेत्र के अंदर एक नए प्रकार का चुनाव होगा। माना तो ये जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी जो अलग अलग हो चुकी, जो कभी एक हुआ करती थी तो ताकत में हुआ करती थी, अलग अलग बट गई, तो भले ही 2019 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए एक, भले ही 2014 के चुनाव में भी इंडियन नेशनल लोकदल का एक प्रत्याशी जीत पाया था, लेकिन ये जरूर है कि 2024 के लिए ये दोनों पार्टियां अलग होने की वजह से वहाँ पर दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा। और अगर बात कर लें कांग्रेस और बीजेपी की, तो मान लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अब की बार सीधी भिड़ंत हो सकती है। इसके साथ साथ एक फैक्टर वहाँ पे बीएसपी भी होगी और एक फैक्टर आम आदमी पार्टी भी होगी। ये कितना प्रभाव डालेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल कितनी मजबूत होगी, नवीन जिंदल क्या फैसला करेंगे लोकसभा को लेकर के, क्या कांग्रेस से जाएंगे या बीजेपी से जाएंगे या चुनाव मैदान में आएंगे ही नहीं। अगर नवीन जिंदल नहीं आते हैं तो क्या कांग्रेस से फिर अशोक अरोड़ा हो सकते हैं। और अगर नायब सिंह सैनी को, हालांकि नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं अभी, अगर उनको पार्टी फेस बदलती है तो फिर कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट कौन होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर जब आपसे हम चर्चा किया करेंगे, हरियाणा के मूड के बारे में बात किया करेंगे आपसे, तो आपसे बताएंगे कि लोगों के मूड क्या है। लेकिन ये जरूर है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो जंग होगी, जो भीषण रण होगा, वो बहुत बड़ा होगा। और उस रण के अंदर लगता तो ये है कि जो प्राथमिक दृष्टा दिख रहा है कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगे और इनेलो और जेजेपी अपना कोई ना कोई जुगाड़ बिठा करके वहाँ पर खेल किसी का बनाने या बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। कैसा माहौल रहेगा, आपको क्या लगता है कि हमने जो बताया क्या इसी प्रकार का रहेगा या कुछ बदलाव हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। कल आपसे बात करेंगे अहिरवाल के जिले नारनौल के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।